कहते हैं वो बिना किसी कठिनाई के और बहुत आसानी से सीख लेता है। वेयर एज इन केस ऑफ अदर लैंग्वेज द चाइल्ड फेस डिफिकल्टी बिकॉज लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय द एड ऑफ एक्सपीरियंस ही रिसीव्ड फ्रॉम द सोशल इन्वायरमेंट। लेकिन उसको सेकेंड लैंग्वेज सीखने में बहुत कठिनाई होती है। इसका कारण ये है कि जो पहला लैंग्वेज है वो उसने अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसका एक्विजिशन कर चुके होते हैं, रिसीव फ्रॉम द सोशल, जो कि उसके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं, अनुभव भी हैं। बिसाइड द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली हैज़ लेस रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैन अ चाइल्ड फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। तो इसके अलावा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जो इकोनॉमिकली यानी जो बच्चे जो होते हैं पैसे मतलब उतनी नहीं होती है वो उनका और जो वेल टू डू फैमिली है इनमें डिफरेंट होता है। इसका कारण ये है कि अगर मानते हैं कि अगर बच्चा इकोनॉमिकली वीक है तो उसके पास खिलौनों की कमी होगी, हो सकता है कि उसके पास रेस्टोरेंट में उसके माँ बाप उसको नहीं लेकर जाते होंगे, जिसकी वजह से वो नई चीज़ों को नहीं देख रहा है और उनका वो वोकैबुलरी भी एक्वायर नहीं कर रहा है। तो एक हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंड लिमिट द रेंज ऑफ एक्सपेंस दैट हैज़, वही जो है अगर पैसा ज़्यादा होगा तो खर्च ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चीज़ें घर में आएंगी तो बच्चा ज़्यादा चीज़ों को जानेगा। आर हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग द प्रोसेस ऑफ सेकेंड language learning should be accordance with the particular classroom situation where local of the school social culture factor। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर आप जैसे कि मैं खुद स्कूल में जाती हूँ अपने एससीपी में, तो वहाँ जो गांव के बच्चे हैं उनको अगर आप पढ़ाते समय इंग्लिश वर्ड निकल जाता है तो वो कंफ्यूज से हो जाते हैं, जबकि इन चीज़ों को अगर आप प्राइवेट स्कूल में रखते हैं तो बच्चों को वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है कि हम क्लासरूम का सोशियो जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा देख के करेंगे। नाउ Ritika Sethi, an English teacher, was discussing about the people who help us in her class. She discussed the professions of postman, doctor, engineer, teacher, and police officer. Then she asked children to share about the work of their parents. Children did not respond. After being prompted, Raghu said, "My father sells fruits and vegetables." Seema said, "My father collects garbage." Rani replied, "My father makes pot." तो जो रितिका है सेठी जो कि इंग्लिश की टीचर है, उन्होंने पीपल हु हेल्प अराउंड अस पढ़ा करके और यूँ बताया कि जो डॉक्टर हैं, पोस्टमैन, इंजीनियर है, टीचर है, पुलिसमैन है, इनका क्या क्या प्रोफेशन है और वो क्या करते हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि आप अपने माता पिता के वर्क को बताएं, जिसमें से कि बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उसके बाद से बीच में रघु उठकर बोलता है कि मेरे पिताजी फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। सीमा कहती है कि मेरे पिताजी कूड़ा कलेक्ट करते हैं, और रानी कहती है कि मेरे पिताजी पॉट यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। वाई चिल्ड्रन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रितिकाज क्वेश्चन, उन्होंने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया। तो हो सकता है कि उन्हें इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता होगा, या फिर उनके पास वोकैबुलरी नहीं होगा, तो वो सोचते होंगे कि मैं अपनी बात को इंग्लिश में कैसे रखूँगा। नाउ द थर्ड वन, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सबके पास होता है। ये छोटे बच्चों तो मतलब कुछ नहीं कहेंगे, बड़े लोगों के पास भी ये फैक्टर होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, English vocabulary, sound and structures are very different from Indian language. Also, being the language of educated elite, it stirs the havoc of class consciousness. यानी कह रहा है कि ये जो इंग्लिश को जो वोकेबलरी है, साउंड स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे भारतीय भाषा से बहुत अलग है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो ये पंजाबी में भी समझ में आ जाता है, और इसके अलावा जो मतलब हरियाणवी में भी मतलब इंसान पकड़ लेता है कि सामने वाला कह क्या रहा है। लेकिन इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऑल्सो बीइंग द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड एलाइट, यानी ये जो है ये अभिजात वर्ग यानी विशिष्ट वर्ग के लोगों का भी ये लैंग्वेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं या फिर जो इंग्लिश मैन है, वाइट पीपल हैं, वो उनका एक दुनिया पे एक अलग ही एक अपना इमेज है। तो उनको लोग इलाइट अभिजात वर्ग के मानते हैं, और ऐसा जो है इतिहास में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं।
इट स्टर्स द हैवोक ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। तो इसके ये जो इंग्लिश है इसको लोग बोल करके कहीं ना कहीं क्लास यानी कि आप किस मतलब मिडिल हैं या फिर एक एक चीज़ का एक कॉन्शियसनेस आता है, यानी कि हम हमारे दिमाग में हमारे समाज में एक परंपरा है कि जो इंग्लिश बोलता है वो वेल टू डू फैमिली से होगा, या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, या फिर उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह का एक हैवोक हमारे अंदर आता है। Eventually, it causes the fear and anxiety regarding the unfamiliarity of English expressions and affect the natural acquisition of the language। और इसके साथ ही साथ ये हमारे लिए एक डर और एक परेशानी का कारण बन जाता है। इसका कारण क्या है कि अगर हम जब इंग्लिश से फैमिलियर नहीं होते, उसके एक्सप्रेशन से फैमिलियर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और अचानक से आपके सामने कोई इंग्लिश में आके बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर और एक एंजाइटी आ जाती है उसको लेकर के। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम उसको लैंग्वेज को नेचुरली उसको एक्वायर करने में हमारा देर होता है। However, these psychological barriers can be easily overcome while following the traditional strategies of gradual shift from the first language to the second language। हालांकि इस मानसिकता को हम बैरियर को हम रोक सकते हैं, और इसको कैसे कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करें, यानी फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज, यानी कि आपको पहले ही बताया गया। इसीलिए हम लोग जो होते हैं जो और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसको हम हिंदी में लिखवाते हैं। टीचर्स शुड बी माइंडफुल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो टीचर को क्या क्या एस्पेक्ट्स इसमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है हमारे पास simple, easy and short expression can reduce the complexity of learning and comprehending English. Regular instruction along with the supportive behavioral cause reduce it havoc for children। यानी कि अब ये नहीं कि इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे बच्चा समझ ही ना पाए, या फिर वो बहुत टफ है उसको समझना याद करना। तो सिंपल, ईजी और शॉर्ट एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा जो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि कम इन, गो आउट, या फिर जो परमिशंस हैं इसको आप इंस्ट्रक्शंस को आप इंग्लिश में कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उसका सपोर्टिव बिहेवियरल कॉज है वो भी, मतलब कि अगर वो बोल रहा है तो उसके साथ कौन सा उसका बिहेव हो रहा है, ये चीज़ जान करके बच्चों में जो एक डर है वो कम हो सकता है। Well designed opportunities for interactive participation gradually reduce the fear of unfamiliar sounds, vocabulary and expression। यानी कि हम एक जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो बोल करके अपने डर को, अपने अनफेमिलियर साउंड से ओवरकम कर सकते हैं। नाउ वेल डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली रिड्यूस द, तो पहली बार तो हमने ऑफ द अनफेमिलियर साउंड्स, वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशंस, ये दोनों सेम ही लग रहा है मुझे, फेयर, ठीक है। पैटर्न एक्सरसाइज कनेक्टिंग स्कूल एनवायरनमेंट, फैमिली एंड अदर्स। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स जो हैं पहले उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देते हैं, फिर बहुत सारे हमें होमवर्क दे देते हैं जिसको हम घर से बना कर आते हैं। तो एक चीज़ है कि जो हमारे पास जो पैटर्न एक्सरसाइज है जिसको हमने कनेक्ट, मतलब पढ़ा हुआ है उसको कनेक्ट करके उसको हम साथ ही साथ करें। रिपीटेशन इज बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट। तो जब हम उसको बार बार घर पे उस चीज़ को हैबिट को रिपीट करेंगे तो एक लैंग्वेज फॉर्मेशन बन सकता है। स्टेप बाय स्टेप रीइंफॉर्मेंस इनहेंस लर्नर्स इंटरेस्ट एंड लर्निंग कैपेसिटी, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी ये नहीं कि अचानक से हम उनको बोलें कि नहीं तुमको आज इंग्लिश बोल ही देना है, यानी कि पहले हम उनको वर्ड्स से अवगत कराएंगे, फिर सेंटेंस, फिर धीरे धीरे उनको हम छोटे छोटे वर्ड्स से बोलना सिखाएंगे। Regular rewards for motivation in the form of immediate feedback provides reinforcements and help in habit formation। और regular rewards क्या हो सकता है कि जो हम फीडबैक देंगे कि हाँ आपने क्या गलती की, और अगर अच्छा किया तो अप्रिशिएट करेंगे। टाइमली करेक्शन मिनिमाइज एरर्स वाइल लैंग्वेज लर्निंग, और बच्चा जब बोल रहा है उसी समय उसको रोक करके उसको प्यार से वहाँ पे करेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उसको लैंग्वेज को सीखने सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। Now the next topic, teaching English at elementary level with reference to National Curriculum Framework 2005 and Bihar Curriculum Framework 2008। तो यानी कि अब हम लोग जो एलिमेंट्री लेवल है यानी 1 to 5 तक जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हमारा जो NCF 2005 जो है और BCF 2008 है ये क्या कह रहा है हम उस पर थोड़ा देखेंगे।
करिकुलम फ्रेमवर्क, सबसे पहले करिकुलम क्या होता है? करिकुलम मतलब जो है हमारा जो पाठचर्या है, इसमें हम सिर्फ पढ़ाई की ही बात नहीं करते हैं, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब एक होलसम डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की, जिसमें उसका खेलना कूदना, उसका हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, उसकी आईक्यू जो है, या फिर उसके जो मोरल्स हैं, इन सब की बात होती है। Curriculum framework is a policy document that specifies the nature and direction of education in a particular society, यानी कि हमारे समाज में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, उसका ये एक पॉलिसी है जो कि हमारे सरकार ने निर्धारित कर रखा हुआ है। इट मे बी डिज़ाइन फॉर द नेशनल और स्टेट लेवल, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है और राज्य स्तर पर भी हो सकता है। इट प्रोवाइड्स सजेस्टिव गाइडलाइंस ऑन डिफाइनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, the requisite nature of contents, methods of teaching, learning and principles of assessment and evaluation। यानी कहने का मतलब है कि जो ये हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और हमें ये एम और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि हमें पढ़ाना कैसे, जिसकी वजह से हमारे, इसीलिए हम, ऐसा नहीं कि स्कूल्स हैं तो उसके अलग करिकुलम है, भले ही स्कूल्स अलग हैं, बुक्स अलग चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा करिकुलम है वो स्टेट वाइज या फिर सेंट्रल वाइज वो सेम ही होता है सारे क्लास के लिए। नाउ द गाइडलाइंस ऑफ एनसीएफ 2005 फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ द वेल नोन रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन। और जो हमारा जो एनसीएफ 2005 है, इसका जो मेन फोकस है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। हैज़ शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। साथ ही साथ जो एनसीएफ, इसमें एक अनोखी बात यह है कि जो उसका फोकस है वो कहीं ना कहीं टीचर से हट करके लर्नर्स पे चला गया है। कॉन्फाइनिंग द टीचर टू द रोल फैसिलिटेटर ओनली, और हम जो टीचर्स हैं उनको, आपको सिर्फ एक फैसिलिटेटर यानी आपको एक सुविधा प्रदान करनी है। The NCF 2005 recognizes learner as the constructor of knowledge and sees multilingualism as strength of classroom। और एनसीएफ जो है ये भी बताता है कि जो लर्नर्स हैं वो ही नॉलेज के कंस्ट्रक्टर हैं, और अगर हम क्लासरूम में अगर हम मल्टी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो क्लासरूम की एक स्ट्रेंथ है। Multilingualism reflects the identity of a child and a typical feature of the Indian linguistic landscape must be used as a resource, classroom strategy and a goal by the creative language teacher। यानी कि अगर हम क्लास में उनको हम हर भाषा की छूट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो उस लैंग्वेज से खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है, या फिर उसको लगता है कि हाँ ये जो लैंग्वेज है ये मेरी पहचान है। जैसे कि अगर हम उत्तराखंड के लोगों की बात करें जो पहाड़ी हैं तो उनकी अलग बोली होती है, खड़ी बोली जो होती है, तो इस तरह से है, तो उसको भी क्लास में अलाउ करना चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली द बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्स रेडली अवेलेबल बट ऑल्सो अ वे ऑफ इंश्योरिंग द चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। यानी कि उनको लगेगा कि हाँ, जैसे कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई भोजपुरी में बोल देता है मजाक उड़ा देते हैं क्लास में, तो इस तरह से नहीं करना है कि यानी अगर वो अपना लैंग्वेज बोलते हैं और ये हम लोग उसके साथ ओके हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो सिक्योर है। क्या है बिहाइंड ऑन द अकाउंट ऑफ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड द कोट एनसीएफ 2005, एक कोट है वो क्या कहता है, सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजी, यानी कि दूसरी भाषा का शिक्षण शास्त्र, मोर दैन द टीचिंग ऑफ एन एनी अदर करिकुलर सब्जेक्ट मस्ट मीट द मोस्ट स्ट्रिक्ट criterion of universal success, the spontaneous and appreciate use of language for a least everyday purpose. This is the fear achieved in one's own language by every preschool child. It is the minimum level proficiency that the person on the street aspire to speak English as against merely passing exam, knowing and grammar। यानी कि अगर हम चीज़ों को, मतलब कि उसको हम इन्वायरमेंट नेचुरली सीखते हैं तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पास कर लिए आप ग्रामर्स के रूल जानते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप नेचुरली पढ़ेंगे तो आप उस लैंग्वेज से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। द की गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005, यानी क्या क्या उसकी की गाइडलाइंस है देख लेते हैं। पहला, कनेक्टिंग लैंग्वेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी भाषा को जो हम सिखा रहे हैं क्लासरूम में उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना। ensuring that learning is shifted from the rote method away from the rote method, यानी जो लर्निंग है वो रोट मेथड से अलग होना चाहिए। enriching the curriculum to provide for overall development of child rather than confining to the textbook, और जो करिकुलम है वो इस तरह से enriched होना चाहिए कि उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। यहाँ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहा है किताबी कीड़ा भर, यानी कि उसमें स्पोर्ट्स भी हो,
उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, जो भी वो चीज़ है जिसमें बच्चा अपना टैलेंट उसको है लगता है, तो वो सारे इनरिच्ड एक करिकुलम होना चाहिए. नाउ द फोर्थ वन, मेकिंग इन एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद द क्लासरूम एक्सपीरियंस. यानी जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ और एग्ज़ाम दे रहे हैं कुछ और, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ना द लास्ट वन, नर्चिंग द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड बाई केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री. यानी जो बच्चे का जो पहचान है उसको हम एक हमारा जो देश का जो लोकतांत्रिक जो नीति है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको उसके कंसर्न को करेंगे. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो ये किस चीज़ पर ध्यान देता है? पहला है हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा, ये है उसका. दूसरा है कि ये जो लर्नर्स जो फोकस है इसका वो टीचर से हट करके लर्नर्स पे चला गया है. ठीक है, यानी कि बच्चों पे मतलब कि शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित है. ठीक है. दूसरा क्या है इसमें कि अगर क्लासरूम में अगर मल्टीलिंगुअलिज्म यूज़ होता है तो वो एक बच्चे के लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पे काम करता है. ठीक है. और इसमें और सारी चीज़ें क्या है कि हम जो मतलब बच्चा जो है अगर वो अपने लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना. इससे उसको वो खुद को एक्सेप्टेड फील करेगा, खुद को रिस्पेक्टेड फील करेगा. ठीक है. और की गाइडलाइंस तो यहाँ है ही. The National Curriculum Framework lays stress on the use of child's mother tongue as a medium of learning at the primary level. तो ये ऐसा तो हमारा हुआ ही है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों का एजुकेशन हो वो हिंदी भाषा में हो. At the same time, English should be taught in an appropriate manner to enable the child acquire different sufficient proficiency. और इसके साथ साथ इंग्लिश को भी सिखाएंगे ताकि अचानक से जब उसका आगे हायर लेवल पे जब उसका लैंग्वेज चेंज हो तो वो बिल्कुल उसके लिए awkward जैसा ना हो. As per the National Curriculum Framework 2005, English should also continue to be one of the language for learning activities that create the child's awareness of the world. और एनसीएफ के अनुसार जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज के तौर पे कंटिन्यू होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उनको पता हो कि मतलब कि वर्ल्ड संसार में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनसे उनको अवेयरनेस हो.